चलिए, बहुत हुए प्यारे बच्चों। अब इसके क्वेश्चन कैलोरीमेट्री के स्टार्ट करते हैं कंडक्शन के साथ। तो कंडक्शन बेटा बेसिकली क्या है? एक थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का मोड है ना बेटा। बेसिकली मैं आपको बता चुका था हीट क्या होता है बेटा, जो एनर्जी फ्लो करती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज इटसेल्फ अ ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा जो जो फ्लो है एनर्जी का बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट, ठीक है। तो बेटा जो कंडक्शन क्या है बेटा, जैसे आप कड़छी पकड़ते हैं, मतलब जब आप मान लीजिए कोई फ्राई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आपके हाथ में कोई बर्तन है, कड़छी है ना, और आप चला रहे हैं उसको मान लीजिए किसी गर्म चीज़ पे, तो होता क्या है कि थोड़ी देर में आपको गर्म लगने लगता है। रीज़न क्या होता है कि जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट में, वो हाई टेम्परेचर पे, आपका हाथ लो टेम्परेचर पे, तो थर्मल एनर्जी फ्लो करके आती है ना, रॉड से। होता क्या है, मैंने ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा बेटा, बड़े सारे एटम ऐसे बैठे थे ठक ठक ठक। तो हुआ क्या, जब एक को थर्मल एनर्जी मिली तो वो तो कांपने लगा बड़ी जोर जोर से। जब वो कांपा तो वो दूसरे को टकराया, दूसरा कांपने लगा। बेटा हम लोग ठंड में कांपते, गर्मी में कांपते रहते बेटा। तो हुआ क्या बेटा, ये गर्म हुआ तो ये कांपा और ये इसको टकराया, ये कांपा और ये इसको टकराया, और ये कांपा और ये इसको टकराया। तो इस तरीके से कोलिजन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। पर मैंने देखा इसके साथ एक और तरीका था। वो इलेक्ट्रॉन जो थे गैस की तरह एक्ट कर रहे थे, रैंडम मोशन में थे अंदर, जो कि हम जानते हैं। तो एक जगह जहां टेम्परेचर ज्यादा था वहां वो तेज भाग रहे थे और वो भाग के एनर्जी दे आ रहे थे। पर नॉन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे थे, होते हैं तो वो नहीं भागते। इसलिए नॉन कंडक्टर्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो फिजिक्स में अच्छा हो, केमिस्ट्री में भी अच्छा हो, है ना, एंड मैथ्स में भी। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो बेसिकली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है वही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, एंड वाइसी वर्सा। क्योंकि बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बड़ी जल्दी से थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, भाग के। जो इनको एक एक करके ट्रांसफर करनी पड़ेगी, वो भाग के जाके डायरेक्टली करेंगे। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन से भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का रेट होगा बेटा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, है ना। बातें मेरे को इस चीज की करनी है। ये तो समझ में आ गया मेटल्स के लिए, जो बेटा मेटल्स की कंडक्टिविटी जो होती है वो कंपैरेटिवली बेटर होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये देखो ये अगर मान लो एक रॉड है ना, इधर हायर टेम्परेचर पे लगी हुई है और इधर मान लो लो टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे जहां से वो थर्मल एनर्जी ले रहा है, इन जनरल उसको हम बोलते हैं सोर्स, और जहां थर्मल एनर्जी फ्लो करके जा रही है उसको बोलते हैं सिंक। और ये है लैग्ड कंडक्टर, है ना। हमको 1D हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा क्या होगा, ऐसे थर्मल एनर्जी जा रही है बेटा। अब बेटा देखो, सोचो अगर एरिया कम, तो बेटा यहां पर एटम वो दूसरे को टकराएगा और ऐसे थर्मल एनर्जी जा रही है, यहां पर इसको टकराएगा, एनर्जी आती है। जितना ज्यादा एरिया हो उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी, क्योंकि सोर्स बढ़ जाएंगे जो थर्मल एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। आया समझ में? बिल्कुल आया। तो बेटा एरिया जितना ज्यादा होगा, एरिया ये जितना ज्यादा होगा उतना हीट करंट ज्यादा होगा। तो हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, एंड ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी बेटा उतना हीट करंट कम हो जाएगा। बेटा सोच के देखिए, जितनी लेंथ से फ्लो करना है थर्मल एनर्जी को बेटा, जब ठंड थोड़ी कम होती है तो लोग एक छोटा सा ही पतला सा थिन सा स्वेटर पहन लेते हैं और कहते हैं कि अब बढ़िया लग रहा है ना। जब बढ़ती है तो एक और स्वेटर डाल देते हैं, इनर के ऊपर स्वेटर डाल लेते हैं, है ना। थिकनेस बढ़ा लेते हैं, तो हीट करंट हम मैनेज कर लेते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा होता है, पर हीट करंट को बढ़ा ना बढ़ने देने के लिए हम क्या करते हैं, थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, ताकि हीट करंट वापस से उतना ही हो जाए। नहीं तो बेटा क्या होगा, बॉडी ठंड लगती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी बाहर निकल जाती है बॉडी से, है ना। जब कम ठंड होती तो पतली सी चादर, पहले पतली सी चादर लेते, जब थोड़ा सा बारिशें चालू होती है, फिर क्या होता है, फिर ब्लैंकेट आ जाता है, फिर 2 ब्लैंकेट भी हो जाते हैं, फिर कई बार ब्लैंकेट के साथ रजाई भी हो जाती है, क्विल्ट, है ना। तो बेसिकली होता क्या, हम थिकनेस बढ़ा रहे होते हैं ताकि हीट करंट कम हो जाए। तो थिकनेस ये बढ़ेगी जहां से हीट फ्लो कर रही है, तो बेटा हीट करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो H क्या आ गया प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T बाय L, H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L। ये क्या है, फोरियर्स लॉ, ये क्या है, फोरियर्स लॉ, ठीक है। तो H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L, H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L, KA डेल्टा T बाय L भैया, KA डेल्टा T बाय L। तो बेटा ये हीट करंट किस रेट से हो रहा है उसके बारे में पता लग गया। H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L, H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L। अब बेटा देखो, कभी कभी हमको बोला जाता है इंसुलेटेड बॉडी है या एडियाबैटिक बॉडी है, इसका मतलब उससे हीट ट्रांसफर नहीं होगा।
इंसुलेटेड बॉडी से हीट करंट जीरो, मतलब क्या जीरो, एरिया तो नहीं जीरो, डेल्टा टी तो नहीं जीरो, क्या जीरो होगा, के। तो कंडक्टिविटी, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, क्योंकि वही एरिया, वही डेल्टा टी, वही एल, हीट करंट कम है, तो क्या चीज कम है, उस बॉडी की कंडक्टिविटी कम, बॉडी की प्रॉपर्टी है ना, विच इज इन जनरल हायर फॉर मेटल्स, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, एंड लोअर फॉर नॉन मेटल्स, है ना। और के की वैल्यू जीरो जाती है एडियाबैटिक बॉडी के लिए, और डायाथर्मिक एक बॉडी होती है एडियाबैटिक की उल्टी, मतलब एक होशियार बच्चा होता है क्लास का, ब्रिलियंट, एक गधा, है ना, तो उल्टा एडियाबैटिक, अच्छा इसमें गधा नहीं बोलना चाहिए, मतलब हमेशा कोई ना कोई, हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में अच्छा कर ही सकता है ना, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ाई में हो सकता है भले बहुत अच्छा ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली लगे रहें, थोड़ा सा देखते रहें दुनिया को कि आप क्या कर सकते हैं, आपका बेसिकली किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। और सॉरी वो वर्ड यूज करने के लिए, है ना। तो बेटा कुछ कमजोर होते हैं और कुछ अच्छे, तो वैसे ही एडियाबैटिक बॉडी होगी जिसकी कंडक्टिविटी जीरो, और एक डायाथर्मिक बॉडी होती है, डायाथर्मिक, जिसकी कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा अगर इसको नीचे ले जाओ तो वो जीरो आएगा। डायाथर्मिक अगर बॉडी हो तो उसके अक्रॉस, डायाथर्मिक बॉडी अगर होगी तो उसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा टी, दैट विल ऑलवेज बी जीरो। हल्का सा भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो फटाक से थर्मल एनर्जी फ्लो हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ज्यादा की यहाँ कम की, तो फ्लो करके फटाफट से टेम्परेचर को बराबर कर देगा, मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिंग है। ऐसी कोई बॉडी एक्चुअली में होती नहीं है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हो सकती है, इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो H इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, क्या ये समझ में आया? यस बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बेटा देखो, इसी जो फोरियर्स लॉ मैंने आपको बताया है, इसी को दूसरी फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, है ना, इसी की थोड़ी सी फॉर्म चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। फोरियर्स लॉ की फॉर्म चेंज कर सकती है, H इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल था बेटा, ध्यान से देखिएगा। I होता है V बाय R, याद है, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अगर उससे कंपेयर करूं 1 बाय के एल बाय, अरे वाह, वहां रो एल बाय, यहाँ पे 1 बाय के एल बाय, वहां रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय, यहाँ पे 1 अपॉन कंडक्टिविटी इनटू एल बाय, तो थर्मल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 बाय के एल बाय। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्मल रेजिस्टेंस एक चीज आ गई, क्या आ गई प्यारे बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस आ गया 1 बाय के एल बाय। तो बेटा अब आप दो फॉर्म में याद रख लीजिए, H इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल, या H इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर, या डेल्टा टी इक्वल टू एच आर। V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर, टेम्परेचर डिफरेंस होगा एच आर। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, एच आर, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों एच आर। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा, बात सुनेंगे ध्यान से, बड़ी सिंपल बात बताना चाहता हूं। जैसे वहां पर आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यहां पर भी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज में अगर है, मान लो ये एक रॉड, ये दूसरी रॉड, मान लो ये सीरीज में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, गलत कैसे हो सकता है। अब लैग्ड है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। सीरीज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हीट करंट सेम। अच्छा, ये जो फोरियर्स लॉ, ये कब एप्लीकेबल है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है, स्टेडी स्टेट बताना भूल गया था। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली रिवाइज करा रहा हूं तो कुछ चीजें मतलब मैं वो टॉपिक्स को ज्यादा टच कर रहा हूं जिस पे अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली मैं हर एक टॉपिक को ही टच करूंगा। तो ये हॉट है और ये थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे। अब क्या होगा बेटा, ये लैग है। पहले क्या होगा बेटा, जब थर्मल एनर्जी आएगी ना गर्म, तो पहले ही खुद टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा, तो जितनी आएगी उतनी जाएगी, जब जितनी आए उतनी निकल जाए लगातार, उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। हर क्रॉस सेक्शन से हीट करंट बराबर हो जाए, ऐसा नहीं कि पीछे से आ रही है वो खुद ही अभी अपना टेम्परेचर लेके, मतलब अभी टेम्परेचर अपना बढ़ा रहा है, जितना बढ़ना था बढ़ चुका, जो जहां टेम्परेचर होना था वो हो चुका है। अब जितनी थर्मल एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी, जितनी थर्मल एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी। बोलो आया, आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो यहां पर मान लो इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, और मान लो यहां पर टेम्परेचर बोल दो T। अच्छा, अब इक्विवेलेंट पता क्या होता है, ये सीरीज है और इसका इक्विवेलेंट पता क्या होगा, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें वही टेम्परेचर डिफरेंस पे
वही हीट करंट होगा, जिसमें वही टेम्परेचर डिफरेंस पे वही हीट करंट होगा। अच्छा T1 माइनस T2 को मैं क्या कह सकता हूं, T1 माइनस T प्लस T माइनस T2 कह सकता हूं। T1 माइनस T प्लस T माइनस T2 मतलब जंक्शन का टेम्परेचर T, दोनों का जहां पर मेल हो रहा है। अब T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, HR, H इंटू आर इक्वलेंट, और T1 माइनस T क्या होगा, H इंटू R1। T माइनस T2 क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस इसके क्रॉस H इंटू R2। अच्छा हीट करंट जो इसमें वही इसमें और वही इक्विवेलेंट में, जो इसमें वही इसमें और वही इक्विवेलेंट, तो हीट करंट इक्विवेलेंट में और दोनों रॉड में बराबर होता है। तो आर इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ में आया है? ओके बढ़ते हैं आगे। फिर बढ़े, बिल्कुल बढ़ना ही पड़ेगा भैया, क्या करेंगे हम कैसे। चलिए तो फिर अगली चीज देखते हैं। ये हो गया सीरीज में, है ना। अब देखो बेटा, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको कि मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर है, सॉरी यहां T1 टेम्परेचर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और यहां T2 टेम्परेचर और T1 ग्रेटर देन T2 है, और यहां जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, मान लो T होगा। तो बेटा T आपसे कह देंगे निकालो, तो पता है आप क्या करना, T1 माइनस T2 ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया अपॉन R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस, हीट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये हीट करंट हो गया, और T माइनस T2 बाय R2, T माइनस T2 उसमें टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, डेल्टा T बाय R भी हीट करंट होता है बेटा, डेल्टा T बाय R भी हीट करंट होता है ना। और बेटा या तो आप कह दीजिए H इक्वल टू डेल्टा T बाय R, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। बस बेटा एक ही अननोन है T, उसको आप निकाल सकते हैं। वैसे ये और किसके बराबर होगा, मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट में जो हीट करंट होगा वही इसमें होगा और वही इसमें, T1 माइनस T बाय R। पर मैं इन दोनों को कंपेयर करना पसंद नहीं करूंगा, दोनों तरफ T, इसमें एटलीस्ट एक तरफ T, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, गलत कैसे होगा। तो बेटा ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे मतलब अभी मैं आपको बताता जा रहा हूं, अभी क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे उनके उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार टॉपिक्स को पहले फिनिश ऑफ कर लें। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा बेटा, हर एक वैरायटी पे क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आपको, लेकिन जस्ट एक बार देखते चले जाएं, है ना, चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक बार पहले थ्योरी को बहुत ध्यान से समझ लें ताकि क्वेश्चन भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएं, पक्का क्लियर हो जाएंगे। लेकिन थ्योरी पता कब क्लियर होगी, जब आप एक एक स्टेप सुन के एक एक स्टेप लिखते चले जाएंगे, लिखेंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगी, है ना। चलिए तो बच्चों हाँ पैरेलल, अब क्या है, ये दो कंडक्टर्स हैं, एक दो ही ले रहा हूं जस्ट एग्जांपल में, दो, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2, इसमें हीट करंट मान लो H1 है, इसमें हीट करंट मान लो H2 है। अब इक्विवेलेंट, अब जो टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 यहां है वही यहां लगाया मैंने टेम्परेचर डिफरेंस, इक्विवेलेंट का मतलब वही है, वही टेम्परेचर डिफरेंस लगाया, तो जो इन दोनों मिलकर हीट करंट जाता है इसमें अकेले में जा रहा है, वही तो इक्विवेलेंट। अभी बताया 1 प्रदीप सर 10 स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा वैसे अपने इतने होशियार नहीं है ना, 1 प्रदीप सर 1 स्टूडेंट है ना। तो आइए बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, बस मैं आपको इतनी बात बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, T1 माइनस T2 इसको डेल्टा T नाम दे देता हूं, वही टेम्परेचर डिफरेंस है जो इन दोनों मिलकर हीट करंट जाता है इसमें अकेले में जा रहा है, तो डेल्टा T बाय R1 जो इसमें हीट करंट था, प्लस डेल्टा T बाय R2 जो इसमें हीट करंट था, इसमें उतना अकेले में जा रहा है, डेल्टा T बाय R इक्वलेंट, दैट इज मैं ये कहना चाह रहा हूं H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, जो इन दोनों में मिलकर हीट करंट था इसमें वो अकेले में,
H हो गया डेल्टा टी बाय आर इक्वलेंट, H1 हो गया डेल्टा टी बाय R1, H2 हो गया डेल्टा टी बाय R2। तो यहां से बेटा निकल के क्या है 1 बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आया बच्चों समझ में? आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। तो 1 बाय आर इक्वलेंट आ गया पैरेलल में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और सीरीज में क्या आया था बेटा, सीरीज में आया था आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 टिल Rn, है ना, अगर n होंगे तो। और अगर इसमें भी n होंगे पैरेलल में तो क्या हो जाएगा 1 बाय आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 टिल 1 बाय Rn। आया? यस बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है भैया, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद बेटा दो चीजें आती हैं, एक आता है किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, है ना, जैसा मतलब पैरेलल टू करंट, है ना। इसके क्वेश्चंस करूंगा तो भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये ठीक है। अब बेटा ये है एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं सॉरी मतलब एक सिचुएशन, किरचॉफ्स करंट लॉ कह सकते हैं आप, है ना, या जंक्शन लॉ। ये इसको नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं। मान लो T1 यहाँ पे टेम्परेचर जो कि T2 से बड़ा है और T3 से भी बड़ा है, ये तीन कंडक्टर्स हैं और तीनों लैग्ड है। तो यहां से हीट करंट आएगा प्यारे बच्चों H1, यहां जाएगा H2, यहां जाएगा H3। तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। ठीक है। जंक्शन का टेम्परेचर क्या है? तो बेटा पहली बात तो जितनी थर्मल एनर्जी आएगी उतनी जाएगी। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट की बात है। फोरियर्स लॉ स्टेडी स्टेट की बात है, ये भी स्टेडी स्टेट की, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ना बढ़ना सब बंद हो गया, स्टेडी स्टेट में जितनी थर्मल एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अब दैट इज एट स्टेडी स्टेट थर्मल एनर्जी एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी लीविंग द जंक्शन। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अब बेटा बात सुने ध्यान से। मान लो यहां का टेम्परेचर T है, तो बेटा क्या बनेगी इक्वेशन? H1 को क्या लिखूंगा? T1 माइनस टी बाय आर, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3। T1 माइनस टी बाय R1, T1 माइनस टी टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, हो गया इसमें हीट करंट। H2 T माइनस T2 बाय R2, प्लस H3 T माइनस T3 बाय R3। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा इसको भी उधर ले जाइए, क्या बन जाएगा? T इधर जाके माइनस में था T तो प्लस हो जाएगा, T1 प्लस में था माइनस में, T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0। आया? बिल्कुल आया। T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0। दिस इज नोडल एनालिसिस, जो कि बेटा वहां पर आप बोलते थे अगर पोटेंशियल्स V, V1, V2, V3 होते थे तो V माइनस V1 बाय R1 प्लस V माइनस V2 बाय R2 प्लस V माइनस V3 बाय R3 इक्वल टू 0। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये हो गया नोडल एनालिसिस। बेटा एक बार थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूं रिवीजन में, है ना, फिर हम क्या करेंगे बेटा हर एक वैरायटी पे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ठीक है। तो मेरे को लग रहा है यहां तक तो बेटा हमको समझ में आई है। इसमें तो मेरे को लग रहा है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये इसमें दिक्कत है अपने को, है ना। अगर दिक्कत है तो बेटा करना क्या है, रिवाइंड करना, दोबारा देख लेना। इतनी जल्दी में मतलब आपको फटाक से पूरा का पूरा क्रिस्प पूरी थ्योरी पता लग रही है ना। एक एक बात मैं बताता चला जा रहा हूं और हर एक वैरायटी पे हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि कोई भी चीज आपकी छूट ना जाए। बेटा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, जो बोर्ड पे लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब बेटा सीरीज और पैरेलल हम सीख गए, नोडल एनालिसिस भी सीख गए, है ना। अब अगली चीज बेटा जैसे जंक्शन लॉ वहां पर होता है वैसे ही, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज वहां पे होता है वैसे यहां पर भी होता है। मान लो अगर 5 कंडक्टर्स हैं,
T1 सब लैग्ड है, ठीक है T1, और यहां टेम्परेचर है प्यारे बच्चों T2। अब T1 मान लो T2 से बड़ा है, तो इसमें हीट करंट ना जाए, जैसे वहां पर भी कंडीशन होती है ना 5वें में करंट ना जाए, तो इसकी कंडीशन क्या है? मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3 और ये R4। क्या कंडीशन होगी कि R5 में कोई हीट करंट ना हो? वहां पर तो होता था करंट ना हो R1/R2 इक्वल टू R3/R4, यहां पर भी यही कंडीशन होती। क्यों? आओ समझते हैं। बेटा सबसे पहली बात, अगर इसमें हीट करंट नहीं है तो जो यहां टेम्परेचर होगा वही यहां टेम्परेचर होगा, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस यहां से यहां में आ रहा है T1 माइनस T, वही यहां पे, और टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर मान लो हीट करंट है H1, और इसमें अगर हीट करंट नहीं जा रहा तो यहां पे भी H1 ही होगा। यहां पर मान लो है H2 और इसमें हीट करंट नहीं जा रहा है तो वही यहां पे पास हो रहा होगा H2। तो T1 माइनस T जो यहां से यहां में हीट करंट है वही यहां से यहां में हीट करंट है, क्योंकि इसमें जा नहीं है। और T1 माइनस T क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होता है IR, पोटेंशियल डिफरेंस IR, टेम्परेचर डिफरेंस HR। तो H1R1 जो यहां से यहां में T1 माइनस T है, इसमें हीट करंट नहीं तो यहां का टेम्परेचर बराबर, तो T1 माइनस T हो गया H1R1, T1 माइनस T हो गया H2R2। अब T माइनस T2, T माइनस T2, T माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR, H1R3, T माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस HR, H2R4। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इनको डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से क्या है R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। R1/R3 is equals to R2/R4, this upon this equal to this upon this। फिर से बता दो बेटा, T1 माइनस T जो अगर इसमें हीट करंट नहीं तो जो यहां टेम्परेचर वही यहां टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T यहां से लिखूंगा तो H1R1, यहां से लिखूंगा तो H2R2। T माइनस T2 यहां से लिखूंगा तो H1R3, यहां से लिखूंगा तो H2R4 HR। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो टेम्परेचर अब इनको डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया, R2 को इधर ले आओ, R3 को इधर ले जाओ, तो R1/R2 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? R3/R4। R1/R2 इक्वल टू R3/R4, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आया? बिल्कुल आया। चलिए अब बेटा अगली एक आखिरी चीज बाकी है ना, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। और फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, हर एक वैरायटी जिसको आज टच किए उस पे हम कम से कम एक क्वेश्चन हर एक वैरायटी पे कर लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ा जाए आगे 2D एंड 3D हीट करंट पे चला जाए 1D करंट से। बेटा 3D हीट करंट का मतलब है जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पे एक और स्फीयर है, ये रेडियस है A और ये रेडियस है मान लीजिए B। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर कोई गर्म चीज है मान लीजिए, और यहां कोई ठंडी चीज है। यहां पर टेम्परेचर T1 है जो T2 से ज्यादा है, तो हीट करंट ऐसे बाहर को आएगा, इस तरीके से बाहर को आएगा, है ना। अब बेटा देखो, अब
बेटा मेरे को ये बताना है कि हीट करंट इसमें कितना हो, है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब बेटा पहले तो 1/k L/A कह दिया था, कंडक्टिविटी के ही है इस मटेरियल की, तो अब क्या बोलेंगे, किसका एरिया, यहां पे एरिया अलग है, यहां पे एरिया अलग है, वहां पर था बेटा एरिया इस चीज का, किस चीज का एरिया था, ध्यान से देखिए, हीट करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे हीट करंट नहीं था, इस सरफेस के अलावा कोई हीट करंट नहीं था, मतलब जो यहां टेम्परेचर है वो यहां है, मतलब वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है, ये एक आइसोथर्मल सरफेस है। तो ए वॉज एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस, ए क्या था, एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस, ए क्या था बेटा, एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस। तो बेटा यहां पर हीट करंट ऐसे आ रहा है, मतलब हीट करंट के जो परपेंडिकुलर अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो बेटा वो आइसोथर्मल सरफेस हो गया। अब बेटा एरिया लगातार चेंज हो रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक्स पे बहुत छोटा सा dx लेना पड़ेगा, और देखो ऐसे बहुत सारे पतले पतले हॉलो स्फीयर्स आप एज्यूम कर सकते हैं, और हर एक पतले पतले हॉलो स्फीयर में हर एक छोटी छोटी थिकनेस में हीट करंट से, ये सब सीरीज में, जो हीट करंट यहां से आ रहा है वो यहां से आ रहा है, ये सब सीरीज में आ रहा है। तो 1/k dx बाई ये एरिया कितना होगा 4πx², ये आ गया छोटा सा रेजिस्टेंस dr, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, है ना। तो r क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/4πk, बेटा इंटीग्रेशन खुद से कर लेंगे, बस मैं तो आपको एक ही बात समझाना चाहता था, ये a इनर रेडियस था, b आउटर रेडियस तक, आप बहुत सारे ये हॉलो स्फीयर्स ही तो है, हर एक से वही हीट करंट जाता है, तो सब सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में, ये इसके साथ, तो 1/k dx बाय, अब छोटे छोटे dr का समेशन करना, छोटी छोटी चीजों के समेशन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन, बस छोटे से इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। आया, बिल्कुल आया। 2D हीट करंट का मतलब क्या है, जो मैं आपको बता रहा था, अभी बोल रहा था, आइए वो भी देख लेते हैं। आइए 2D हीट करंट, 2D हीट करंट में क्या है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, एक पाइप है, उसमें गरम गरम फ्लूइड जा रहा है, बाहर ठंडा एटमॉस्फेयर है, बाहर क्या है प्यारे बच्चों, ठंडा एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी का फ्लो होगा बेटा, कैसे बताता हूं बेटा, है सिलेंडर, फील करिएगा मेरी बात, यहां पे गरम गरम चीज है हॉट, और यहां पे लोअर टेम्परेचर है कोल्ड, तो थर्मल एनर्जी ऐसे बाहर हो रही है, यहां से देखेंगे तो इस तरफ से हर तरफ को बाहर होगी, मतलब अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, एक्स पे छोटा सा dx ले लिया, ठीक है। अब बेटा ये जो एरिया, यहां पर हीट करंट जो हो रहा है इधर को हो रहा है, तो उससे परपेंडिकुलर सरफेस जो आइसोथर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। तो 1/k, इसमें एरिया क्या आएगा बेटा, जो एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस, अगर x पे आपने लिया, ये l लेंथ का मान लीजिए सिलेंडर है, तो 2πxl, 2πrl होता है ना बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 1/k dx बाई a, और एरिया क्या रहेगा 2πxl, ठीक है। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, और ऐसे काफी सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस सारे के सारे ये सीरीज में है, ऐसे हीट करंट जा रहे हैं, तो 1/k dx बाई a का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, a से लेके b तक, टू कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस, 1/2πkl ln b बाई a, ये आ गया रेजिस्टेंस, 1/2πkl ln b बाई a, 1/2πkl ln b बाई a, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2D हीट करंट। 2D क्यों, क्योंकि बेटा आप देखिए यहाँ पे इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को, ऐसे बाहर इधर को नहीं जा रहा, वहां पर 3D नाम इसलिए दिया था स्फीयर में क्योंकि हर तरफ को जा रहा था, बाहर को भी जा रहा था इस तरफ से, ऊपर को भी जा रहा था, इधर को भी जा रहा था, तीनों डायरेक्शन में था, इसलिए 3D हीट करंट, और यहाँ पे 2D हीट करंट। रेजिस्टेंस क्या है 1/2πkl ln b बाई a,
वहां क्या था प्यारे बच्चों, 1/4πk 1/a माइनस 1/b। जस्ट एक सेकेंड, आप भी पानी पीजिए। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ा जाए इसी बात पे आगे। चलिए बच्चों, तो ऐसा करते हैं कि हम कंडक्शन की थ्योरी तो पढ़ ही चुके हैं, अब कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आप ही के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ए। अ वॉल हैज टू लेयर्स ए एंड बी ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, बोथ द लेयर्स हैव सेम थिकनेस, द थर्मल कंडक्टिविटी फॉर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए की थर्मल कंडक्टिविटी बी से डबल है, ठीक है भैया। कह रहे सेम थिकनेस है, सेम डायमेंशन है, सेम एरिया है, ये ए है, ये बी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इससे डबल है, तो इसकी अगर K है तो इसकी 2K, और थिकनेस और एरिया बराबर है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2K L/A, तो इसका हो जाएगा 1/K L/A। दोनों के रेजिस्टेंस जो हो गए वो ये हो गए, तो इसको अगर मैं रेजिस्टेंस को R कहूंगा तो इसका 2R हो गया, ठीक है भैया, R और 2R। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है 36, जो डेल्टा T है टोटल में वो है 36, है ना। अब मेरे को बताना है टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द होल वॉल इज 36, देन द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए। ए में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ठीक है भैया। बेटा डेल्टा टी है 3R में, तो R में पूछ रहे कितना होगा 12, सिंपल। नहीं तो आप कहिए यहां पे होगा डेल्टा टी डैश, तो डेल्टा टी डैश अपॉन इसका रेजिस्टेंस क्या है R, इसमें जो हीट करंट हो टोटल में भी वही हीट करंट होगा, ये तो सीखा था सीरीज में, जो एक में हीट करंट होता है वही दूसरे में होता है, वही इक्विवेलेंट में होता है, डेल्टा टी अपॉन 3R। अब डेल्टा टी कितना 36, 36/3 डेल्टा टी डैश, जो पहली वॉल में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 12, और जिसमें रेजिस्टेंस डबल है H इंटू आर टेम्परेचर डिफरेंस है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या आ जाएगा डबल। HR होता है टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR, टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। R डबल तो टेम्परेचर डिफरेंस डबल, तो इसमें आएगा 24, इसमें आएगा 12, और टोटल में क्या है 36। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A2, a heat flux of 4000 joule per second is to be passed through a copper rod of length 10 centimeter and area of cross section 100 square centimeter. The thermal conductivity of copper is 400 watt per meter per degree centigrade. The two ends of this rod must be kept at a temperature difference of, ठीक है भैया। फिर से बता दे रहा हूं, ये कॉपर रॉड है, 10 सेंटीमीटर की थिकनेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी 400, ओके। कह रहे टेम्परेचर डिफरेंस कितना रखे इसके क्रॉस, ताकि हीट करंट 4000 आए। बेटा H इक्वल टू KA डेल्टा T बाई L, H इक्वल टू KA डेल्टा T बाई L। H है 4000, K दे रखा है 400, एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर -4, तो 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू डेल्टा T बाई L, 10 सेंटीमीटर मीटर में हो जाएगा 0.1। पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, काटा काटा, डेल्टा टी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से 100 एक ही अननोन था, एक तो अननोन होना ही चाहिए, तो सिंपल था H इक्वल टू KA डेल्टा T बाई L में H पता था, K पता था, A पता था, L पता था, एक अननोन होना ही चाहिए। नहीं तो भैया समझ में नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगी भैया, निकालना क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If two slabs of thickness D1 D2 conductivity K1 and K2 are placed together face to face as shown, θ1 θ2 है, टेम्परेचर दिखा रखे हैं दो एंड्स के, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा थीटा, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा थीटा, θ1 θ2, यहां का टेम्परेचर थीटा, साफ लिखो साफ लिखो, यहां का टेम्परेचर निकालना है, ये K1, थिकनेस D1 D2 K2, ओके। यहां का टेम्परेचर बताना है, कैसे बताएंगे,
θ1 माइनस θ2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 बाय K1 D1 बाय A प्लस 1 बाय K2 D2 बाय A। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हीट करंट हो गया थीटा माइनस θ2। जो इक्विवेलेंट में हीट करंट होता है वही इसमें होगा वही इसमें होगा, थीटा माइनस θ2 अपॉन इसका रेजिस्टेंस 1 बाय K2 D बाय। बस बेटा एक ही अननोन है थीटा, वो हम निकाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसका करने का एक मेथड हो सकता है जो ओरली हो जाए, लेकिन वो सामने हो तो बड़ा अच्छा रहता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट A5, the length and radii of two rods made of same material are in the ratio of 1:2 and 2:3। ठीक है भैया, length and radii of two rods made of same material are in the ratio of 1:2 and 2:3 if the temperature difference between the ends of the two rods be the same। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, तो कह रहे हैं हीट करंट का रेशियो क्या होगा। H1 बाई H2 पूछा है, वो होता है सेम मटीरियल तो K तो सेम होगी KA। अच्छा एरिया A1 डेल्टा T सेम है बाई L1 K A2 डेल्टा T दोनों के लिए सेम है बाई L2। सेम मटीरियल, लेंथ का रेशियो दे रखा है बेटा 1:2, L1 बाई L2 1:2 है। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और रेडियस का रेशियो दे रखा है बेटा मेरे को 2:3, तो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। ये आ गया 8/9 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा 6 स्लैब्स हैं अगले वाले। बेटा ये सब बहुत ही आसान था बेटा, खाली हीट करंट का रेशियो पूछा है। लेकिन बेटा देखो नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप ये ना सोचे कि मैं आसान क्यों करा रहा हूं। अगर मैं मुश्किल कराऊं तो आपको सोचना चाहिए मैं मुश्किल क्यों करा रहा हूं, है ना। नीट मतलब आसान। चलिए तो सिंपल क्वेश्चन था H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L पे, आपको साथ साथ में खुद भी करना चाहिए, खाली बैठे ना रहे, है ना। अगला क्वेश्चन A7 देख रहे हैं, इसमें है तो 6 रॉड्स, 1 2, हम 2 ही ले रहे हैं, K1 K2 है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं A7 कह रहे इक्विवेलेंट का, कह रहे सेम लेंथ सेम एरिया है, इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी का, इनको हटा के अगर 1 लगाते हैं तो बेटा अगर जो इक्विवेलेंट लगाएं, जो इक्विवेलेंट लगाएंगे 1 बाई K, मान लो उसकी कंडक्टिविटी K, लेंथ तो वही रहेगी L, एरिया क्या हो जाएगा 2 है। ठीक है, और इन दोनों का जो मिला के रेजिस्टेंस उसका अकेले का हो जाए 1 बाई K1 L बाई A, और इसका क्या है 1 बाई K2 L बाई A, बस L बाई A उड़ा दो और निकाल लो आंसर। और ये तरीका है गलत तरीका, इससे आएगा गलत आंसर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस हो, इक्विवेलेंट का वही रेजिस्टेंस हो, बिल्कुल सही बात, पर दोनों का मिला के रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 थोड़ी ना होगा बच्चों यहाँ पे, ये तो पैरेलल में है। जल्दीबाजी में यही दिक्कत होती है, पेपर में आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ करके आते हैं। तो बेटा यहां पर आना चाहिए 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको सुनते हुए समझ में आ गया था सब बच्चों को, तो ऐसा नहीं है ना। इनफैक्ट आप भी ऐसी गलती कर सकते थे, तो समझ लीजिएगा कभी कभी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है पेपर में। 1 बाय R 1 बाय K, R की वैल्यू क्या 1 बाय K L बाय 2 है, R1 क्या है 1 बाय K1 L बाय A प्लस 1 बाय K2 L बाय L बाय A L बाय A L बाय A की झंड हो गई। अरे 1 बाय K था यहाँ पे, सॉरी, R2 की वैल्यू 1 बाय K2, K2 को ऊपर ले जाइए, 2K को ऊपर ले जाइए, 2K आ जाएगा K1 प्लस K2, तो K क्या बन जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर B1। B1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? B1 कह रहा है कि कॉपर है, स्टील है, 18 है, 6 है, जंक्शन का टेम्परेचर फिर से बताना है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन जैसा किया है। चलिए ये कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी वो इंग्लिश में कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो लड़कियों अगर आप देख रहे हो तो बेटा मतलब आप लोगों के लिए नहीं कहा गया प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट, नहीं कहा गया है ना। चलिए मजाक की बातें हैं, है ना, आप लोग पहले से ही परफेक्ट हैं। ये कॉपर है, ये स्टील है, बहुत ही शानदार। ये खूबसूरत स्टील रॉड है, 18 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की है। सही है, गलत कैसे हुआ भैया? अब क्या बताएं बाबूजी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहां का टेम्परेचर है 100, यहां का टेम्परेचर है 0, जंक्शन का टेम्परेचर क्या है T। ठीक है, कह रहे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। ये K है, ये 9 K है। वन बाय K, 6 बाय A, 1 बाय 9K, 18 बाय A, 9 to the 18। तो ये 2R है इसमें ऊपर, इसमें E R है 6। तो इसका रेजिस्टेंस को अगर R कहूंगा तो ये क्या हो गया 3R। यहाँ का टेम्परेचर क्या है 100, यहाँ का क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का क्या है T। 100 माइनस 0, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4R, T माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस 3R। ठाए ठाए 100 by 4 25, 25 3 is 75, T equal to 75 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसको मैंने R कह दी तो ये 3R हो गया ना। ये तो समझ रहे हो ना, ये 2 वाली चीज को अगर R कह रहा हूं तो 6 वाली चीज उसकी 3 टाइम्स है, 3R हो गई ना यार। 100 माइनस 0 अपॉन 4R, T माइनस 0 अपॉन 3R। ठाए से करते हैं, कैसे कर देंगे? ठाए से, पर ठाए मुंह से करनी है ना। चलिए B2, ये क्या कह रहा है बेटा? 5 रॉड है सेम डायमेंशन की है, 5 रॉड है सेम डायमेंशन की। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया। आइए देखते हैं क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन। कह रहे 5 रॉड है सेम डायमेंशन की है, सेम एरिया है, सब कुछ सेम है, इसमें करंट नहीं है। K1, K2, K3, K4। अब इसमें करंट नहीं है, यहां का टेम्परेचर है θ1, यहां का टेम्परेचर है θ2, इसमें करंट नहीं है। तो बेटा क्या होता था रिलेशन? R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4, यही होता था रिलेशन। कह रहे K1, K2, K3, K4 में क्या रिलेशन होगा? बेटा R1 को लिखेंगे 1 बाय K1 L बाय A, R3 हो जाएगा 1 बाय K3 L बाय A, R2 हो जाएगा 1 बाय K2 L बाय A। अरे L बाय A की झंड हो जाएगी, बस सिंपल बात है यार। अब काटो, ठाए 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 ठाए, K3 बाय K1 इज इक्वल्स टू K4 बाय K2, K2 K3 K1 K4, K2 K3 इक्वल टू K1 K4। कौन से ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन है भैया, बहुत शानदार। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कंडक्शन का, 3D हीट करंट। बहुत ही बढ़िया, अभी पढ़ाया था भैया 3D हीट करंट, थ्योरी रिवाइज कर लो, पक्के से आ जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, प्राण ना निकलेंगे भैया। अंदर का रेडियस है R1, ठीक है, बड़ा रेडियस है R2, बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं हीट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड थ्रू अ स्फेरिकल शेल ऑफ आउटसाइड रेडियस R2 and inner radius R1. The temperature of inner surface of shell is θ1 and that of outer shell is θ2. Radial distance from center where the temperature is half. Radial distance from center of shell where the temperature is halfway between θ1 and θ2. भैया θ1 θ2 की एवरेज वैल्यू कहां पे आएगी? किस रेडियस पे आएगी? मान लो R पे आएगी, बिल्कुल एवरेज टेम्परेचर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही बात, यहां से यहां में जो हीट करंट आएगा, यहां से यहां में भी तो वही हीट करंट आएगा। आओ करते हैं, तो θ1 माइनस θ2 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/4 पाई K 1 बाय A माइनस 1 बाय B। सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। अब यहां पे अगर टेम्परेचर है θ1 प्लस θ2 बाय 2, तो θ1 प्लस θ2
2/2 माइनस थीटा 2। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन यहां का रेजिस्टेंस, ये रेडियस आर है, 1/4 पाई के 1/a मतलब 1/r माइनस 1/r2। क्या कटा? 4 पाई के गया, 4 पाई के गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या हो जाएगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 1/r माइनस 1/r2। काटते काटते खाली एक ही अननोन है आर, निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें गुस्से में आगे, 2/r, यहां पे माइनस 2/r2 उधर जाके प्लस 2/r2 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कटेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? आर की वैल्यू क्या आ जा रही है? 2r1r2 अपॉन r1 प्लस r2। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो बार देखना। यूज क्या किया? थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यहां से यहां का बीच का रेजिस्टेंस। फिर कह रहे हैं एवरेज टेम्परेचर कहां पे आएगा? मान लो आर पे आएगा। यहां का टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 माइनस थीटा 2 अपॉन इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, वो कहेगा 1/4 पाई के 1/r माइनस 1/r2। बेटा अगर a इनर रेडियस हो, b आउटर रेडियस हो, तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/4 पाई के 1/a माइनस 1/b। एक्चुअली बोलो तो ये क्वेश्चन नीट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है ना, पर नहीं आएगा ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा, है ना। चलिए कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं, थोड़े से है ना और टेढ़े मेढ़े देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, सीरीज पैरेलल पे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके क्यूबी के ही हैं, पार्ट 2 के, है ना। चलिए यही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है बेटा? कह रहे 2 स्क्वायर आइडेंटिकल रॉड्स मेड ऑफ मेटल आर वेल्डेड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर ए। पहले ए सिचुएशन थी, एक के बाद एक जुड़ी हुई थी ऐसे, ठीक है, एक के बाद एक जुड़ी हुई थी, और दूसरी कंडीशन में इनको पैरेलल में लगा दिया। तो बेटा पहले क्या थी? एंड टू एंड इस तरीके से जोड़ा था, तो आर दोनों का रेजिस्टेंस बेटा सीरीज में थी, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2r, ठीक है। और इस केस में क्या होगा बेटा? r और r पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट? r का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? इस कंडीशन में हो गया 2r, और इस कंडीशन में हो गया r का 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, यहां से क्या आ जाएगा? 2/r, r इक्विवेलेंट हो जाएगा r/2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस पहले भी 100 और 0 था, अभी भी एक का टेम्परेचर 100 एक साइड का और दूसरे का 0 है, तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस वही है। कह रहे पहले 10 कैलोरीज को फ्लो होने में लगते थे 2 मिनट, इससे तो इससे कितना टाइम लगेगा? बेटा देखो ध्यान से, डेल्टा टी बाय आर, ये था पहले हीट करंट H, अब H डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, डेल्टा टी अपॉन r/2, करेक्ट है। अब पहले 2 मिनट में जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सोचो बेटा ये जो हीट करंट आ रहा है 4h आ रहा है, 1 सेकंड में 4 गुनी एनर्जी आ रही है, तो जो पहले टी टाइम में आती थी वो उसके 1/4 टाइम में आ जाएगी। आप बेटा मेरी बात समझिए, 1 सेकंड में जो एनर्जी फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं हीट करंट। जो पहले जो वैल्यू थी उससे बाद में 4 टाइम्स हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, 2r का r/2 हो गया। तो बेटा जो आप समझिए ये 2 डेल्टा टी बाय आर हो गया, इसका 4 टाइम्स हो गया, 4h हो गई वैल्यू, है ना। तो बेटा पहले अगर h इंटू टी, मान लो टी टाइम में जो थर्मल एनर्जी आती थी, अब 4h इंटू टी डैश टाइम में, तो टी डैश क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? t/4। नहीं आया? मैं फिर बता देता हूं प्यारे बच्चों, पहले क्या थे? दो रॉड्स सीरीज में थे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 2r, बाद में पैरेलल में हो गए 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r से r/2 आ जाएगा। तो बेटा पहले जो हीट करंट था H वो था डेल्टा टी अपॉन 2r, अब क्या हो जाएगा बेटा? मान लो H डैश हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन r/2, बेटा 4 टाइम्स हो गया हीट करंट। अगर मान लो बेटा पहले ना, मान लो 10 लीटर पर सेकंड से पानी आ रहा था, सपोज करो 10 लीटर पर सेकंड से, तो 4 सेकंड में कितना आएगा? 40 लीटर। 1 सेकंड में 10 लीटर आ रहा है, मान लो एक पाइप से, तो 10 लीटर पर सेकंड आता है, तो 4 सेकंड में 40 लीटर आएगा। अब मान लो 40 लीटर पर सेकंड आ रहा है, तो 40 लीटर होने में टाइम क्या लगेगा? 1 सेकंड।
1/4 टाइम लगेगा, क्योंकि बेटा फ्लो रेट 4 गुना हो गया, फ्लो रेट यहाँ पे 4 गुना हो गया। ये 4h है, ध्यान से देखिए इसको, या आप ऐसे कह सकते हैं h इंटू टी। पहले टी टाइम में जो थर्मल एनर्जी आई, अब मान लो टी डैश टाइम में आएगी 4h इंटू टी डैश। तो टी डैश क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, t/4। पहले अगर 2 मिनट लगे थे तो अब 2/4 मतलब हाफ मिनट लगेगा। बिल्कुल सही हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। 3 मेटल रॉड्स मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ब्रास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सबकी लेंथ दे रखी है, सबका डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम। और बेटा उनकी कंडक्टिविटीज, और कह रहे हैं कि जो कॉपर का एक एंड है वो 100 पे है और ब्रास का एक एंड 0 पे है इन दी फिगर शोन। चलिए आइए मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिगर क्या है, और जो डेटा दे रखा है डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ठीक है। तो ये हो गई एक रॉड, ये दूसरी रॉड, ये तीसरी रॉड। ये लैग्ड कंडक्टर है, यहां से साइड से कोई हीट नहीं जा सकती। ये वाला टेम्परेचर 100 है, ये वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां कॉपर है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है और ये ब्रास है, ठीक है। मेरे को पता है Br से ब्रोमीन होता है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सबकी लेंथ एरिया सेम है, LA और LA, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, इसकी K कह रखी है और इसकी K/2। और पूछे हैं यहां पर इसका टेम्परेचर T1 और T2 क्या हो। बेटा हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो इसका मतलब T1 T2 से बड़ा होगा। अगर ऐसा देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ओनली B एंड D कैन बी द करेक्ट ऑप्शंस, है ना। बेटा B और D दो ही ऑप्शन है जिसमें आप देखिए एक 75 और 68 का रखा है और एक 86 और 57। क्योंकि अगर A और C में तो बेटा पहला टेम्परेचर छोटा दे रखा है, ये तो बड़ा टेम्परेचर होगा ना, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये छोटा होगा, ये और छोटा होगा। तो दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो खाली वैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा 1/2KL/A, इसको मान लो कह देता हूं R। तो इसका रेजिस्टेंस 1/KL/A, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/KL/A की वैल्यू हो जाएगी 2R, तो ये हो गया 2R। और 1/K/2L/A दैट इज 2L/A इंटू, मतलब 2/KL/A, मतलब इसका भी डबल, मतलब 4R। अरे यार ये 2/KL/A हो गया ना। अगर 1/KL/A अगर 2R है तो इंटू 2 कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4R। 4R रेजिस्टेंस, 2R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, तो 100 माइनस 0 ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 7R, ये हो गया हीट करंट। अब T1 माइनस 0, यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया T1 माइनस 0, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R प्लस 2R 6R। खाली T1 निकालो, आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन करेक्ट है और दोनों में T1 की वैल्यूज अलग अलग। वैसे अगर आप T2 चाहोगे तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू T2 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस 4R। क्या T2 की वैल्यूज भी अलग अलग है? हाँ 57 और 68 है, बी और डी ऑप्शन। तो बेटा आपको जो मन कर रहा है वो वैल्यू निकालो। तो T1 क्या आ जाएगा, RR कटेगा, T1 आ जाएगा 600/7, तो 7 8 56, 4 आया, 7 5 35, 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज 85 पॉइंट समथिंग, 86 के आसपास का अप्रॉक्सीमेट पहले ही बोल रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है। और मतलब एग्जैक्टली कितना आएगा बेटा 5 आगे फिर आएगा 0 आगे 7 7 49, 85.7 विच इज नियरली इक्वल टू 86। T2 निकालो तो T2 क्या आएगा, T2 आ जाएगा 400/7, RR कटेगा, इन दोनों को कंपेयर करिए, 400/7, 7 5 35, 5 आया, 7 7 14, 57 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, 57 के आसपास का ही आंसर है। यस 86 एंड 57 आर दी आंसर। फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, कोशिश करिएगा ध्यान से समझने की। सबसे पहले मैंने लिखे रेजिस्टेंस 1/2KL/A, 1/KL/A, 1/K/2L/A। तो अगर एक को R कह दिए, दूसरा 2R हो गया, तीसरा 4R हो गया। अपने हाथ से खुद से लिखिए तो ही सबसे अच्छा समझ में आएगा। तो अपने हाथ से खुद से लिखिए तो ही सबसे अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा प्यारे बच्चों। मैं फिर कह दे रहा हूं, अपने हाथ से खुद से लिखिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब 100 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R 2R 3R 3R 4R 7R,
अब यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या है 6R और टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस 0। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है हीट करंट, T2 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 4R, ये हो गया हीट करंट। R R R काटे, इन दोनों को कंपेयर करें, T1 निकालें 600/7, जो कि मैं कैलकुलेट अब दोबारा नहीं करके दिखाऊंगा। T2 कितना आएगा प्यारे बच्चों 400/7 आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, बिल्कुल आराम से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल मक्खन बातें हैं, ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द फ्रेम इज मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एवरीवेयर, हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है। इफ अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट ए इज 60 जूल, अच्छा अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट करंट पार्ट ए में दे रखा है, एक बार मैं फोटो बना दूं ईयर की, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, और हीट फ्लो का रेट किससे कह रखा है ए से, ये ए ऊपर वाला पार्ट है, अच्छा बी नीचे वाला पार्ट है। कह रहे हैं इससे जो हीट फ्लो हो रही है वो 60 जूल पर सेकेंड हो रही है, कितनी हो रही है 60 जूल पर सेकेंड। तो कह रहे हैं बताइए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल हीट टेकन आउट पर सेकेंड फ्रॉम द एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये 50 पे है, तो यहां से जो टोटल हीट आ रही है ये पूछ रहा है, और ये है 0 पे, यहां से जो टोटल हीट आ रही है H, सॉरी इधर को नहीं, इधर को जाएगी, ये हायर टेम्परेचर पे, तो H हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है A, ये जो नीचे वाला पोर्शन है B, ये किस में पैरेलल है, और पैरेलल में बेटा अगर मान लो इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बराबर है। T1 माइनस T2 इस मतलब जो भी इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, T1 माइनस T2 इसके लिए जो वैल्यू आएगी वही इसके लिए वैल्यू आएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस फॉर A एंड B इज सेम, विच इज टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR, अभी बताया था टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR, ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। तो 60 इंटू 1/K L/A, और L कितना हो गया 60, 50 5 5 60 बाय 1/K L/A, H2R2 H2, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/K, और इसकी लेंथ क्या है 50, बेटा ये तो 50 है ना, खाली रेक्टेंगल है, 50/A, तो KA गया KA गया, 0 गया 0 गया, 5 12 जा 60, 12 6 जा 72, तो H2 क्या आ गया 72, कितना आ गया प्यारे बच्चों 72। तो इससे 72 रेट से एनर्जी निकल रही है, इससे 60, तो टोटल कितनी जाएगी 70 प्लस 62, टोटल जो थर्मल एनर्जी आ रही है यहां से H इक्वल टू H1 प्लस H2, किरचॉफ्स है ना जंक्शन लॉ, बेटा क्या आ रहा है H इक्वल टू H1 प्लस H2, तो हीट टोटल कितनी जा रही है 60 एक से और 72 एक से, तो टोटल कितना हो जाएगा 132 जूल पर सेकेंड। बोलो आया, बिल्कुल आया। फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं इससे जा रही है थर्मल एनर्जी 60 जूल पर सेकेंड, तो अब टोटल बतानी यहां से कितनी आ रही है, तो H इक्वल टू H1 प्लस H2 होगा। मैं कह रहा हूं अगर ये पॉइंट T1 टेम्परेचर पे T2, तो भले A सेक्शन ले लो या B सेक्शन, दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR, तो H1 R1, R1 क्या हो जाएगा 1/K 60 बाय, क्योंकि ये लेंथ टोटल 60 हो गई, 5 55 1/K 60 बाय, ये हो गया H1 R1, और H2 R2, बेसिकली मैं H1 R1 और H2 R2 बराबर कर रहा हूं, और बेटा R जो होता है ना 1/K L/A होता है, तो K और A तो सेम ही, 1/K L/A में खाली L अलग अलग है, 1/K L1/A 1/K H2 इंटू 1/K L2/A, KA को काटो, H1 L1 और H2 L2 बराबर कर दो, H1 L1 इज इक्वल टू H2 L2, H1 क्या हो जाएगा बेटा 60 और L1 क्या हो जाएगा 60, H2 क्या हो जाएगा निकालना है, और L2 क्या हो जाएगा 50, तो 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 6 H2 इंटू 50। बेटा क्योंकि बेटा H1 R1 H2 R2 बराबर है 1/K L/A का KA कट गया, तो H1 L1 H2 L2 के बराबर आ गया, जो H1 R1 H2 R2 था R इज प्रोपोर्शनल टू L,
तो H1L1 इक्वल टू H2L2 आ गया, यहां से आप H2 निकाल लेंगे, H2 यहां से निकल के आ रहा है 0 0 गया 5 1 जा 5 1 आया 5 2 जा 12 और एक 0 कट गया था 12 6 जा 72। तो 72 इसमें आ रही है एनर्जी, 60 इसमें जा रही, तो टोटल आ कितनी रही होगी 60 प्लस 72 दैट इज 132 जूल पर सेकेंड। आया, बिल्कुल आया। तो मेरे को लगता है सीरीज पैरेलल हमको क्लियर हो चुका है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। बेटा इतना ही रहेगा कंडक्शन में आपके लिए, तो बेटा आप कोशिश करें बस कोई भी चीज जो क्लियर नहीं हुई इसको 2-3 बार देखें, है ना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे डेफिनेटली। तो बेटा बाकी बस आपसे इतना ही कहना चाह रहे हैं, बेटा ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ध्यान से पढ़ लें, बढ़िया करके समझ लें, और बड़े आपने अपना बड़ा एक लक्ष्य रखा था, एक बड़ा एम रखा था, तो जिस रीजन से वो एम रखा था वो एम याद रखें और उस रीजन को याद रखें और उस रीजन के लिए मेहनत करते रहें, बढ़िया पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, रेडिएशन में आपके साथ।